नमस्ते, सलाम वस्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहले अपडेट की बात करते हैं तो वो है राफेल के कमांडिंग ऑफिसर को लेकर, जिनका अचानक से तबादला कर दिया गया है। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह का ये ट्रांसफर शिलांग स्थित पूर्वी कमांड के हेडक्वार्टर में कर दिया गया है। आपको बता दें कि कैप्टन हरकीरत सिंह की जगह ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया राफेल के अंबाला एयरबेस पर 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग अधिकारी होंगे। सूत्रों के अनुसार ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह अपनी नई तैनाती के दौरान राफेल के दूसरे स्क्वाड्रन की तैनाती का कामकाज संभाल सकते हैं। एयरफोर्स के अधिकारियों ने कहा कि ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह की तबादला एक सामान्य तबादला है। भारतीय वायुसेना अप्रैल में राफेल विमानों की दूसरे स्क्वाड्रन के लिए तैयार है और ये स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशिमारा वायुसेना अड्डे पर मुस्तैद होगा। अगली अपडेट क्वाड को लेकर आ रही है। अमेरिका के नेतृत्व में हो रही क्वाड बैठक में चीन के पसीने छूटने लगे हैं। चीन, जो कि अपने पड़ोसी देशों को आंख दिखाने की कोशिश करता है, अब वो शांति, स्थिरता और विकास का राग आलाप रहा है। इस बैठक के शुरू होने के कुछ घंटों के बाद ही चीन की तरफ से एक बयान आया, जिसमें कहा गया कि इस संगठन के सदस्य देशों के बीच आदान प्रदान और सहयोग आपसी समझ पर आधारित होनी चाहिए, न कि किसी तीसरे पक्ष को निशाना बनाने के लिए। जाहिर सी बात है, चीन का इशारा अपनी तरफ ही है। चीन ने कहा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि संबंधित देश खुलेपन, समावेशी और सभी के लिए लाभदायक के सिद्धांत को कायम रखेंगे और विशेष समूह बनाने से बचेंगे और ऐसे कार्य करेंगे जो कि क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं समृद्धि के हित में हो। देखा दोस्तों, किस तरीके की बातें चीन कर रहा है। शांति की बात कर रहा है, खुलेपन की बात कर रहा है और क्षेत्रीय स्थिरता की बात कर रहा है, जबकि उलट ये सारे काम चाइना ही करता है। आपको बता दें कि इस मीटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा डिजिटल माध्यम से इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि चीन को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, क्योंकि जिस तरीके से उसका बयान आया है क्वाड की मीटिंग को लेकर, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चीन बैकफुट पर आकर शांति, स्थिरता और खुलेपन की बात कर रहा है। दोस्तों, ये बात सबको मालूम होनी चाहिए कि अगर चीन ये काम ना करता तो शायद क्वाड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और चीन को ये बात खुद समझनी भी चाहिए कि क्वाड बनाने का उद्देश्य उसी के लिए ही है, यानी कि उसी को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, भले ही वो कुछ भी कहे, आप समझ सकते हैं। अगली खबर इंडियन एयरफोर्स को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूएस एरोस्पेस बोइंग कंपनी अपने K646 टैंकर्स को लीज पर देने को तैयार है। और बता दें कि बोइंग 767 पैसेंजर विमान का ये डेरिवेटिव है KC-46 टैंकर, जिसका इस्तेमाल मिड एयर रिफिलर्स के तौर पर किया जाता है। और भारतीय वायुसेना ने इसके लिए बोइंग से कोट्स भी मांगे थे। बोइंग की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इन टैंकरों को पट्टे पर देने के लिए तैयार हैं और हम पहले से ही भारत में विभिन्न घरेलू एयरलाइनों के कमर्शियल विमानों को किराए पर देते हैं। हम समझते हैं कि भारत का रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया हमारे इस सैन्य प्लेटफॉर्म को लीज पर ले सकता है। दरअसल बोइंग के KC-46 की तुलना में यूरोपीय एरोस्पेस प्रमुख एयरबस का A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट यानी कि MRTT के साथ भारतीय एयरफोर्स जाना चाहती है। लेकिन अमेरिका ने कहा कि हमने जो पेशकश की है भारत को अपने इस KC-46 एरियल टैंकर की, ये बड़े और छोटे हवाई अड्डों से संचालित किया जा सकता है। साथ ही इसका मतलब ये है कि इसकी जो परिचालन लागत है वो दूसरे की तुलना में कम होगी। साथ ही बोइंग का ये KC-46 एक लड़ाकू टैंकर भी है। यही नहीं, अमेरिका ने बताया कि जापान भी KC-46 टैंकर को अपनी सेवा में शामिल करने वाला है। आपको बता दें कि KC-46 ईंधन भरने के अलावा कार्गो और यात्रियों को ले जाने में भी सक्षम है। यही नहीं, अमेरिका की वायुसेना, नौसेना और मरीन कॉर्प्स इसका इस्तेमाल कर रही है। यानी कि अब ये एयरफोर्स के हाथ में है कि वो MRTT यानी कि A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट को चुनती है या फिर अमेरिका के द्वारा ऑफर किए गए KC-46 एरियल टैंकर की। दोस्तों, अब अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है NASAMS सेकंड को लेकर। अमेरिका ने 1.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर में भारत को एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली यानी कि IADWS को भारत को आपूर्ति करने के लिए वो सहमत हो गया था। और ये एक मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सेकंड यानी कि NASAMS-2 मध्यम दूरी के ग्राउंड आधारित एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक नेटवर्क केंद्रित, जिसे कि राष्ट्रीय राजधानी यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली में लगाया जाना था। वहां पर ये एक तरह से वायु रक्षा कवच यानी कि एयर डिफेंस शील्ड का इसने काम करना था। लेकिन NASAMS सेकंड की खरीद को लेकर DRDO और वायुसेना ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसकी बजाय हम स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का समर्थन करेंगे। सूत्रों ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स और DRDO दोनों NASAMS सेकंड टाइप का देसी मिसाइल शील्ड बनाने पर बातचीत कर रहे हैं, जो कि दोहरे उपयोग वाली मिसाइल पर आधारित होगा, जिसे कई क्षेत्रों और हाई वैल्यू एसेट्स और लार्जर डिस्टेंस के आधार पर तैयार किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि वर्टिकल लॉन्च
शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि VLSR-SAM जो कि हाल ही में लॉन्च की गई थी DRDO के द्वारा, जिसका परीक्षण सफल भी रहा। ये एक नेटवर्क सेंट्रिक शॉर्ट टू मीडियम रेंज ग्राउंड आधारित एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होगी। इंडियन एयरफोर्स और DRDO अस्त्रा MK2/MK3 और अस्त्रा IR जैसे डुअल यानी कि दोहरे इस्तेमाल वाली हवा से हवाई मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों पर भी बातचीत कर रहे हैं, जो कि अभी विकास के अधीन है और इन्हें कैनिस्टर लॉन्च आधारित ग्राउंड आधारित एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बनाया जाएगा। VLSR-SAM के 2 सफल प्रक्षेपणों के बाद DRDO ने कहा कि ये मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी डिजाइन किया गया है और इनके अगले परीक्षण फ्रंटलाइन युद्धपोतों से भी किए जाएंगे। भारत का NAMSAM सेकंड टाइप जो कि देसी मिसाइल शील्ड होने वाला है, ये कैनिस्टर से लॉन्च किया जाएगा और इसमें एक्टिव 3D रडार, पैसिव इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर के अलावा एक कमांड पोस्ट की आवश्यकता होगी और इसे हाईली मोबाइल सिस्टम के तौर पर डिजाइन किया जाएगा ताकि इसकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सके, खास करके UAV, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, UCAVs और एयरक्राफ्ट के खिलाफ। NAMSAM सेकंड टाइप ये भारत की देसी मिसाइल ढाल होगी जिसका इस्तेमाल न केवल राष्ट्रीय राजधानी में किया जाएगा बल्कि एयरबेस, सीपोर्ट्स की सुरक्षा के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि इस मिसाइल शील्ड के कॉन्फ़िगरेशन की अगर पुष्टि हो जाती है और इंडियन एयरफोर्स और DRDO दोनों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा आर्थिक रूप से उन्हें मंजूरी मिल जाती है तो अगले 3 से 4 वर्षों में ये तैयार हो जाएगा। यानी कि भारतीय वायुसेना और DRDO नहीं चाहता कि हम अमेरिका से NASAM सेकंड को खरीदें। जब हमारे पास खुद की क्षमता है तो हम क्यों जाएं दूसरे देशों के पास। दोस्तों, यहाँ तक आपको अगर डिफेंस अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का एक जहाज INS शार्दुल 10 से 13 मार्च तक मॉरिशस के पोर्ट लुई की यात्रा पर है। INS शार्दुल दक्षिणी हिंद महासागर के देशों में विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में यात्रा कर रहा है। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह पर भारतीय नौसेना के जहाज की ये यात्रा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों और मजबूत दोस्ती को उजागर करती है। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना भी है। INS शार्दुल पूर्ण रूप से स्वदेशी है, जिसे गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने कोलकाता में बनाया है। इसे 2007 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। INS शार्दुल भारतीय नौसेना का एक युद्धक जहाज है जो युद्धक टैंक, सैनिकों और एक साथ कई हेलीकॉप्टरों को ले जाने में सक्षम है। बिहार सरकार की काफी लंबे समय से अटकी हुई मांग जल्द पूरा होने वाली है। सरकार ने रैपिड एक्शन फोर्स के लिए एक पूरी बटालियन की स्थायी तैनाती की मांग की थी। इसे अब दिल्ली स्थित CRPF मुख्यालय से मंजूरी मिल गई है। पंजाब के जालंधर से दंगारोधी दल और 3 कंपनियों को बिहार भेजा जाएगा। CRPF के बिहार क्षेत्र के IG हेमंत प्रियदर्शी ने कहा कि 114 RAF बटालियन की एक कंपनी पहले से ही मुजफ्फरपुर में तैनात है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाकी की 3 कंपनियों को मोकामा और मुजफ्फरपुर में तब तक स्थायी रूप से तैनात किया जाएगा जब तक कि वैशाली में बटालियन के लिए स्थायी मुख्यालय का निर्माण नहीं हो जाता। IG ने कहा कि राज्य सरकार ने वैशाली में 29 एकड़ भूमि का भी अधिग्रहण किया है। इस पर RAF बटालियन के मुख्यालय का निर्माण किया जाएगा। अगली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को अपने $1 अरब तत्काल लौटाने को कहा है। UAE की इस मांग के बाद पाकिस्तान की सरकार के हाथ पांव भी फूल गए हैं। ये रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा है। इसे लौटाने की डेट इस मार्च के महीने में ही है। UAE ने ये रकम इसलिए वापस मांगी है कि उसकी मैच्योरिटी हो गई है। पाकिस्तान की सरकार के शीर्ष अधिकारी ने UAE खास करके वहाँ के युवराज से संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन UAE उन्हें दुत्कार रहा है और उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान UAE के सामने गिड़गिड़ा चुका है कि इतनी बड़ी रकम को लौटाने के लिए उसकी स्थिति गड़बड़ा सकती है। खस्ताहाल पाकिस्तान की आर्थिक दुर्गति किसी से नहीं छिपी है। पहले भी भीषण कर्ज के बोझ में दबा पाकिस्तान IMF से लेकर तमाम संस्थाओं और देशों से और ज्यादा कर्ज मांग रहा है। पाकिस्तान को कंगाल बनाने पर तुले प्रधानमंत्री इमरान खान अपने देश के नागरिकों को कर्ज के जाल में फंसाते जा रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान की संसद में इमरान खान ने ये बात कबूली थी कि अब हर पाकिस्तानी के ऊपर 1,75,000 रुपए का कर्ज है। इसमें इमरान खान की सरकार का योगदान 54,901 रुपए है, जो कि कर्ज की कुल राशि का 46% हिस्सा है। कर्ज का ये बोझ पाकिस्तानियों के ऊपर पिछले 2 साल में बढ़ा है। यानी जब इमरान ने पाकिस्तान की सत्ता संभाली थी तब हर देश के नागरिक के ऊपर केवल 1,20,000 रुपए का कर्ज था। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए नए हथियार प्रणाली बना रहा है। अब अमेरिकी सेना एक ऐसा हाईटेक चश्मा बना रही है जिससे उसके इन्फेंट्री के सैनिक सुरक्षित रूप से बैठे हुए बाहर की दुनिया को आसानी से देख सकेंगे। इस नए उपकरण के अमेरिकी सेना में शामिल होते ही सैनिक
घटनास्थल की वास्तविक परिस्थितियों को काफी कम समय में अच्छे से समझ सकेंगे। अक्सर युद्ध के मैदान में जा रहे सैनिक अपने बख्तरबंद के अंदर लगी छोटी छोटी खिड़कियों पर ही बाहरी हलचल को देखने पर निर्भर रहते हैं, लेकिन इस सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला हर सैनिक आसानी से बाहरी दुनिया को देख सकता है। इस सिस्टम को इंटीग्रेटेड विजुअल ऑगमेंटेशन सिस्टम नाम दिया गया है। इसका इस्तेमाल अमेरिका की स्पेशल फोर्स भी करेगी। इसके अलावा टैंक के अंदर और उसके बाहर जो सैनिक होंगे उन्हें भी इस उपकरण को दिया जाएगा। अमेरिकी सेना शुरुआती ऑर्डर के रूप में इस सिस्टम के कम से कम 40,000 पीस का ऑर्डर देने की योजना बना रही है। इन इंटीग्रेटेड विजुअल ऑगमेंटेशन सिस्टम के जरिए सैनिक घुप अंधेरे घरों और ऑपरेशन साइट के कोनों में तो देख ही सकेंगे, साथ ही इनके लेंस पर डिजिटल मैप दूसरे डेटा प्रोजेक्ट भी दिखा सकता है। अमेरिका के डिजाइन ब्यूरो ने IVS चश्मे को किसी भी फाइटर पायलट के हेड अप डिस्प्ले जैसे समान तरीके से कार्य करने के लायक बनाया है। फाइटर पायलट अपने हेड अप डिस्प्ले की सहायता से विमान का सभी डेटा अपने हेलमेट के स्क्रीन पर ही प्राप्त कर लेता है, जिसके जरिए वो कम समय में न केवल विमान को उड़ाने से संबंधित जानकारी पा सकता है, बल्कि आसानी से दुश्मनों को निशाना बना सकता है। ठीक वैसे ही ये चश्मे भी काम करने वाले हैं। अगली खबर स्पेस प्रोग्राम को लेकर आ रही है। भारत और जापान की अंतरिक्ष एजेंसियों ने संयुक्त चंद्र ध्रुवीय खोज अभियान यानी कि लुपेक्स को लेकर जारी सहयोग पर समीक्षा की है। बता दें कि DRDO और जापान की एरोस्पेस एप्लीकेशन एजेंसी JAXA के वैज्ञानिक इस अभियान पर मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके तहत चांद के दक्षिण ध्रुव पर वर्ष 2024 के आसपास एक अंतरिक्ष यान भेजने का लक्ष्य है। बता दें कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए रूस ने चीन के साथ भी हाथ मिलाने का फैसला किया है। दोनों देशों ने हाल ही में ऐलान किया है कि वे साथ मिलकर चांद पर साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन बनाएंगे। ऐसे में भारत और जापान की ये जुगलबंदी बेहद खास होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरीके से चीन और रशिया दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं स्पेस इनोवेशन में, तो ये एक तरह से अंतरिक्ष में होने वाली जंग का भी संकेत है, क्योंकि अमेरिका साल 2024 में एक बार फिर से इंसान को चांद पर भेजने की योजना बना रहा है, जिसके लिए वो आर्टेमिस मिशन पर भी काम कर रहा है। चीन और रूस ने एक मेमोरेंडम पर साइन किया है, जिसमें इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनर स्टेशन साथ मिलकर बनाने की बात कही है। रूस के बयान के मुताबिक ये स्टेशन एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फैसिलिटीज का कॉम्प्लेक्स होगा, जो चांद की सतह या उसकी कक्षा में होगा। यह स्टेशन चांद को एक्सप्लोर करने और उसे इस्तेमाल करने, मूलभूत रिसर्च और तकनीक के विकास पर ध्यान देगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।